Hello everyone. So we will today solve the paper of Assistant Manager LMRC. Okay, ये 2018 का पेपर है. So we will solve this paper. Okay, 2019 we already solved. तो आप समझ गए होंगे ये पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज एनएलसी के क्वेश्चन रिपीट हुए थे 2019 जो 20 जनवरी में पेपर हुआ था आपका. ठीक है. सो नाउ वी कैन सॉल्व. पेपर मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है. ठीक है, बिकॉज टाइम कंज्यूम होगा. ओके. So full wave diode rectifier is applied with a voltage from 60 volt 60 volt transformer. Load and diode forward resistance are 110 ohm. Okay. The average output voltage of rectifier circuit. ओके. सो आपको फुल वेव डायोड रेक्टिफायर दिखाई दे रहा है. ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा. आपको ट्रांसफॉर्मर बोला है 60 तो ऐसे बीच का वोल्टेज क्या होगा इसमें 0 वोल्ट 60 और 60 वोल्ट. ठीक है, एक फॉरवर्ड डायोड है, एक लोड डायोड है. ठीक है, आपको बोला है कि एवरेज वोल्टेज क्या होगा. एवरेज वोल्टेज कब आएगा जब आपका डायोड ऑन कंडीशन में होगा, मतलब एक D1 ऑन है. ठीक है, ऑन कंडीशन में क्या होगा कि आपको फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा डायोड. ठीक है, फॉरवर्ड वाइज में 10 ओम आपको रेजिस्टेंस गिवन है, 100 ओम आपको लोड का रेजिस्टेंस गिवन है. ठीक है, तो 100 ओम के अक्रॉस आप बी आउटपुट निकाल लेना. ठीक है, जो कि आपकी वैल्यू आएगी 54.54. आफ्टर दैट आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करना था जो कि होता है आपका 2 Vm अपॉन पाई फॉर फुल वेव डायोड रेक्टिफायर. सो 2 Vm, सो Vm इज ओके. Vm क्या है आपका, आपने फाइंड करा है 54.54 वोल्ट. सो इट्स 54.54 रूट 2 अपॉन पाई 49.1 वोल्ट इज योर आंसर. Next question. An alternating current varying sinusoidally has peak value of 50 amperes. So आपको उसमें कुछ नहीं करना, I equals to I नॉट sin ओमेगा टी करना है. नेक्स्ट में आपको केवल पावर फैक्टर पूछा है, तो cos फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड होता है. आर की वैल्यू गिवन है, जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, और आपको इसमें देख लेना कि एक्सएल बड़ा है कि एक्सी. तो एक्सएल की वैल्यू 6 है और एक्सी की वैल्यू 3 है. तो अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी देन लैगिंग. पोटेंशियोमीटर एक्चुअली क्या करता है, सो पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली कंपेयरिंग दैट टू वोल्टेजेस. नेक्स्ट, प्रोपगेशन डिले आपको दिया गया है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का 1000 नैनोसेकंड. मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी यूज्ड विद दिस फ्लिप फ्लॉप इज, सो यू नो दैट एफएम क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी. क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टीपीडी. यू विल गेट योर आंसर. नाउ आपसे पूछा है जेट पैरामीटर्स. ओके, तो जेट पैरामीटर्स जो आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है उसके जेट पैरामीटर आपको फाइंड करना है. तो देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो V1 इक्वल्स टू, ठीक है, I1R प्लस I2R हो जाएगा. और B2 इस तरफ से B2 इक्वल्स टू I2R प्लस I1R हो जाएगा. ठीक है, और इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो B1 और B2 Z11 Z12 Z21 और Z22 I1 और I2. अब देखिए Z11 क्या है हमारा 1 इंटू आर, आर 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 सारी वैल्यूज हमारी क्या आएंगी आर आर. ठीक है, सो Z11 एंड Z22 all the values you will get R. At any power factor of the load, the efficiency of the transformer will be maximum when, so you know PCU equals to PI हो जाता है तब maximum condition आती है. Next, in synchronous machine all of the following losses are independent of the load except copper loss. क्योंकि copper loss क्या होता है I स्क्वायर R losses, so load पर dependent होता है. Next, एक सिंक्रोनस मशीन विथ लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो हैज. ठीक है, तो आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट. तो अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ एससीआर होगा तो स्मॉल सिंक्रोनाइजिंग पावर होगी, तो स्टेबिलिटी लिमिट भी आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी. ओके. नेक्स्ट, आपको बोला है एक बक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, इज अप्लाइड विथ अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट एंड सप्लाइड अ resistive load of 50 ohm. During on state, it has voltage drop of 2 volt. The chopping frequency is 1 kHz and duty ratio is 50%. Average and RMS output voltage respectively are. ठीक है, तो एवरेज वोल्टेज का बक का होता है फॉर्मूला बी आउटपुट इक्वल्स टू अल्फा वी एस. ठीक है, और आरएमएस होता है रूट अल्फा वी एस. ठीक है, लेकिन आपको एक केस किया कि ड्यूरिंग ऑन स्टेट की कंडीशन में किसी कारण उसका वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट हो जाता है. तो जो फाइनली वोल्टेज जो है आपका है क्या, इनपुट माइनस ड्रॉप 98 वोल्ट.
आपको केवल फॉर्मूले में अप्लाई करना है अल्फा वी एस और रूट अल्फा वी एस। इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द बेस रीजियन इज मेड वेरी थिन सो दैट, हम जानते हैं कि बीजेटी में हमारा मेन काम कलेक्टर से एमिटर होता है, ठीक है। तो इसीलिए बेस रीजन को हम थिन बनाते हैं जिससे कि रिकॉम्बिनेशन इन द बेस रीजन, जो रिकॉम्बिनेशन होता है सर्किट में, वो मिनिमम रहे बीजेटी के केस में। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थ्री फेज केस टाइप इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई, तो आंसर होगा रिवर्सिंग द फेज सीक्वेंस। A transformer can have negative voltage regulation at, the answer is leading power factor. नेक्स्ट, एक 5 बिट लैडर है, हैज डिजिटल इनपुट आपको दिया गया है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट 0 corresponds to 0 वोल्ट टू 1 वोल्ट corresponds to प्लस 10 वोल्ट इट्स आउटपुट विल बी, तो ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस प्रैक्टिस में भी करे हैं हमने, ठीक है। तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। और रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है वी रेफरेंस अपॉन 2 टू द पावर n, अगर फुल स्केल वैल्यू नहीं दी है तो, फुल स्केल दिए तो 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो वी रेफरेंस की वैल्यू है 10, n आपको 5 बिट दिया हुआ है, तो रेजोल्यूशन आ गया आपका। अब 11010 को हम डेसिमल इक्विवेलेंट में लिखते हैं तो 26 लिखते हैं, ठीक है। अब आपको वी आउटपुट का फार्मूला रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट करता है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, लोड फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन जनरली यूनिटी से कम होता है क्योंकि मैक्सिमम लोड आपका ज़्यादा होता है और एवरेज लोड आपका कम होता है इज कंपेयर टू मैक्सिमम लोड। टर्न ऑफ GTO इज अचीव्ड बाय नेगेटिव गेट करंट सच दैट, जो आपका नेगेटिव गेट करंट होता है इट विल बी ग्रेटर देन द एनोड करंट ओवर टर्न ऑफ गेन। तो टर्न ऑफ गेन क्या है आपका, बीटा ऑफ, ओके। सो next, which of the following losses in a transformer is zero at all operating conditions? Friction loss, because कोई रोटेशन पार्ट नहीं होता उसमें। नेक्स्ट, एक 50 किलोवाट का लोड है एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग इज सप्लाइड फ्रॉम अ सिंगल फेज AC सप्लाई, ठीक है। रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं Q इक्वल्स टू BI sin phi होता है, ठीक है। उससे पहले हमको VI निकालना पड़ेगा, और VI क्या होता है हमारा एपरेंट पावर, एपरेंट पावर क्या होता है KVA इक्वल्स टू किलोवाट अपॉन कॉस फाई, ठीक है। S इक्वल टू 50 किलोवाट, यानी कि P हमको दिया है P अपॉन कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई क्या होता है P अपॉन S, तो S आपका इधर से आ जाएगा, और BI मतलब S, तो S की वैल्यू पुट कर देना, आपका 62.5 इंटू 0.6 आंसर आ जाएगा। डिजिटल ट्रांसड्यूसर इनमें से कौन सा है, तो एनकोडर है। नेक्स्ट, आपको करंट की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हम नोडल यूज कर सकते हैं, तो B1 माइनस 3/6 B1 by 9 equals to 2, you will get your answer. Which of the following can be measured with the help of piezoelectric crystals? So answer is the acceleration, ठीक है। नेक्स्ट, लैचिंग करंट आपको दिया है 2 मिली एम्पियर, मिनिमम विथ ऑफ द गेट पल्स रिक्वायर्ड प्रॉपर्ली टर्न ऑन द SCR एज, हम जानते हैं E इक्वल्स टू LDI/dt होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है जिससे कि हम आसानी से इस सर्किट को सॉल्व कर सकें। तो T इक्वल्स टू L अपॉन B इंटू I लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसी फॉर्मूले से ही। तो L दिया है, V दिया, I दिया, यू विल गेट योर आंसर 4 माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट, आपको यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, जो कि A गिवन है। आपसे वैल्यू ऑफ K पूछा है और डैम्पिंग रेशियो 0.5 पूछा है, 0.5 दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि हमको डैम्पिंग रेशियो दिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 प्लस K अपॉन S इंटू S प्लस 10 आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से आपको कंपेयर करना पड़ता है। तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू के हो गया, और 2 जाई ओमेगा एन किसके बराबर आएगा, 10 के। अब आप केवल वैल्यूज पुट करना है के और ओमेगा एन की वैल्यू पुट करना है और के की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आपको रिजोल्यूशन पूछा है, ठीक है। तो सिंपल है, वी डिफरेंस अपॉन 2 टू द पावर n। पावर फैक्टर ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय, तो पावर फैक्टर आप जानते हैं लोड से डिटरमाइंड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम शेयरिंग रेंज में निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, तो उसको देखते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द पावर फैक्टर, ठीक है, फाइंड द 1 सेकेंड, फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ एन इंस्टॉलेशन सप्लाइंग द पावर फॉलोइंग लोड्स। 300 किलोवाट एक यूनिटी पावर फैक्टर पर दिया है क्वेश्चन में, 1000 किलोवाट
0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे दिया है और 1500 किलोवाट आपको 0.6 लीडिंग पावर फैक्टर पे दिया है। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारा जो एपरेंट पावर है इज कॉम्बिनेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसके लिए हमको पी और क्यू दोनों फाइंड करने होंगे और आप जानते हैं पी आपको गिवन है 300,000 और 1500 गिवन है, तो ये तो हमारा पी नेट आ गया है। आप ये भी जानते होंगे कि Q इक्वल्स टू पी इंटू 10 फाई होता है। ठीक है, P इक्वल्स टू क्यू इंटू 10 फाई होता है, Q इक्वल्स टू पी इंटू 10 फाई होता है। ठीक है, फाई 1 आपको 0 दिया है, फाई 2 आप कॉस इनवर्स -0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे दिया है, फाई 3 आपको कॉस इनवर्स 0.6 लीडिंग पावर फैक्टर पे दिया है। तो तीनों की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ठीक है, अब आप जानते हैं Q होता है हमारा KVAR और P इंटू 10 फाई। अब अप्लाई करते रहिए, KVAR 1 निकल आएगा, KVAR 2 निकल आएगा, KVAR 3 आपका निकल आएगा। तो 10 0 0 पहला 0, दूसरा -750 और तीसरा 2000, मतलब हमारा QV निकल आया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2000 -750 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 1250 का हो गया। अब हमारा एस की वैल्यू फाइंड हो गई। अब पावर फैक्टर हमसे पूछा था, तो पावर फैक्टर होता है P अपॉन एस। P 2800 और एस हमने निकाल लिया, तो आंसर आप 0.92 लीड, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ वुंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग। सो आपका इसको जानते होंगे, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हम वाउंड रोटर में क्या करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं रोटर सर्किट से। यूनिट इंपल्स का इंटीग्रल क्या होता है, यूनिट स्टेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर अ बीजेटी कॉमन बेस करंट इज 0.98 एंड द बेस करंट इज 120 माइक्रो एम्पियर, इट्स कॉमन एमीटर करंट गेन पूछा है, तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द एरर व्हेन द मीटर इज रीडिंग हाफ ऑफ द फुल स्केल रीडिंग। तो जब फुल स्केल रीडिंग के कंपैरिजन में हाफ ऑफ द जो रीडिंग होती है अगर फुल स्केल में लें, तो एरर उसमें ग्रेटर होगा जब हम फुल स्केल रीडिंग ले रहे होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हाफ स्केल रीडिंग है आपकी ऐसी और फुल हाफ स्केल है और इधर तक फुल स्केल है, तो इधर जो होगी डैम्पिंग ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फुल स्केल, इसीलिए आपका ग्रेटर होगी एरर। ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछा है इसमें, तो ट्रांसफर फंक्शन देखिए क्या होता है, वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट। सॉल्व करेंगे तो उसको, तो आर अपॉन ये कैसे है, आर प्लस एस सी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट क्या होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन, तो विल गेट आर अपॉन आर प्लस एस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल्स टू एस आर सी अपॉन 1 प्लस एस आर सी। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम किसकी वजह से होता है, एल और सी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टोर्ड एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी व्हिच आर एट डिस्टेंसेस 0.5 मीटर एंड 0.2 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 10 into 10 to the power -10 कूलम। ठीक है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आपको दिया क्या है 0.5 मीटर और 0.2 मीटर दिया है और आपसे पोटेंशियल पूछा है बी और ए बी। मान लीजिए दो पॉइंट्स है ए और बी, इसके बीच में पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला ए रहा, तो वी ए आप फाइंड कर लेना। ठीक है, इसमें निगेटिव लगा के चलना है क्योंकि उसने नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना कूलम चार्ज बोला है। ठीक है, वी और वी भी फाइंड कर लेना, फिर वी ए बी वी ए माइनस वी बी आप जब करेंगे तो 27 वोल्ट आएगा। और चेक कर लेना बी टू ए हायर पोटेंशियल है ए टू बी, तो बी टू ए है इधर। ठीक है, सॉरी ए टू बी है। ठीक है, तो आंसर 27 वोल्ट ए टू बी। ठीक है, क्योंकि बी ए की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी इन कंपेरिजन टू बी बी। Gain margin is a factor by which gain of the system can be increased to make it, तो आंसर इज द अनस्टेबल। अब आपसे इस क्वेश्चन पूछा है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर है रेटेड फॉर इतना इतना 6 पोल रन एट स्पीड ऑफ 960 आरपीएम व्हेन फुली लोडेड स्लिप ऑफ द मशीन। तो स्लिप का फॉर्मूला होता है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। एनआर गिवन है, एनएस 120 एफ अपॉन पी से निकल जाएगा। ठीक है, एक सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए कंडीशन ये होती है कि देयर इज नो करंट इन द लाइन। नेक्स्ट है कि एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, सप्लाइड इतना इतना, फुल लोड स्पीड आपको 940 रिवॉल्यूशंस पर मिनट दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, तो 940 रिवॉल्यूशंस आपके यानी कि आरपीएम
किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो वो है 1000 आरपीएम के, और 1000 आरपीएम के लिए आप जानते हैं 6 पोल जरूरी होंगे। ओके, नेक्स्ट, आर्क इन अ सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड एट। तो आर्क इन अ सर्किट ब्रेकर किससे इंटरप्टेड होगा? वो इंटरप्टेड होगा आपका जीरो करंट से। ओके, क्योंकि इंटरप्ट करते समय आपका करंट क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, जब आप उन दोनों मूविंग पार्ट्स और फिक्स पार्ट को दूर करते थे। एक यूनिट स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? यूनिट रैंप फंक्शन। और डिफरेंशिएशन क्या होगा यूनिट रैंप का? यूनिट स्टेप फंक्शन। In an inverting amplifier circuit built using op-amp, the input resistance is 10 kilo ohm and the feedback resistance is 240 kilo ohm. Closed loop gain, closed loop gain आप A into V जानते हैं, AB closed loop gain V output upon V input, और आपको दिया हुआ है इन्वर्टिंग तो माइनस RF अपॉन R1 क्योंकि माइनस 240 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, इन द सर्किट शोन बिलो वोल्टेज अक्रॉस C and D। ठीक है, तो आपसे इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है एक्चुअली। अब बोल रहा है कि अगर स्विच को क्लोज कर दिया जाए, तो मान लीजिए मैं स्विच को अगर क्लोज कर दूंगा, ठीक है, तो सर्किट कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि इधर से तो कुछ नहीं होने वाला, करंट किसको फॉलो करेगा? इसको। तो आपका जो सर्किट हो जाएगा वो इस प्रकार दिखाई देगा। अब वो बोला कि सीडी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो आपको सीडी के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज दिखाई देगा? 50 वोल्ट। ठीक है, in a synchronous motor running with fixed excitation, if the load is increased 3 times, then its torque angle becomes। तो जो जब हम लोड की बात करते हैं, तो लोड अगर 3 टाइम्स बढ़ रहा है सिंक्रोनस मोटर के केस में, तो टॉर्क एंगल भी आपका कितना टाइम्स बढ़ेगा? 3 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, आप फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, क्योंकि लोड का टॉर्क से रिलेशन, ठीक है, लोड टॉर्क एंगल का लोड से रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द रोटर पोल एंड द स्टेटर पोल्स इन अ सिंक्रोनस मोटर। तो रोटर पोल्स और स्टेटर पोल्स के बीच का एंगल कहलाता है टॉर्क एंगल। ठीक है, एक्साइटिंग करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो आपका एक्साइटिंग करंट होता है आई, जिसको आप लिखते हैं, उसका लो मैग्नीट्यूड और लो पावर फैक्टर होता है। एक सिंक्रोनस कंडेंसर इज वर्चुअली, एक सिंक्रोनस कंडेंसर क्या करता है? पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, जिसको हम ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। टू अल्टरनेटर्स अगर पैरेलल में रन कर रहे हैं, इफ द फील्ड ऑफ द वन ऑफ द अल्टरनेटर इज स्लाइटली चेंज्ड, इट विल कॉज। तो आप जानते हैं अगर फील्ड चेंज हो रहा है तो मतलब एक्साइटेशन चेंज हो रहा है। एक्साइटेशन का रिलेशन एक्टिव पावर से है और एक्टिव पावर का रिलेशन पावर फैक्टर से। कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट, एक यूनिफॉर्मली लोडेड डीसी डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड एट बोथ एंड्स with equal voltages, okay, as compared to similar distributor fed at one end the drop at the middle point। आप जानते हैं अगर वन एंड से फेडेड है सर्किट कोई, तो वोल्टेज ड्रॉप आपका कितना होगा? IR/2। अब वो बोल रहा है टू साइडेड, बोथ साइडेड से अगर इक्वल वोल्टेजेस हैं और फेड हैं बोथ एंड से, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? IR/4। सिंगल एंड से IR/2 होता है मिडिल पे, और बोथ एंड से IR/4। पावर मॉसफेट की पिंच ऑफ कंडीशंस आप एक बार देख सकते हैं। तो पिंच ऑफ कंडीशंस में कुछ गड़बड़ सा है। सैचुरेशन रीजन का केस ये होता है, ठीक है, ट्रायोड रीजन का केस ये होता है, और पिंच ऑफ रीजन का केस ये होता है। ठीक है, यू कैन चेक। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो आपके सामने है सॉल्यूशन, और दूसरा तरीका ये है कि इसको पहले आप एक एक करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और फिर दोनों को ऐड करके आसानी से ऐड कर लें। द इंजेक्टेड ईएमएफ इन द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर मस्ट हैव। तो ये आप बात जानते होंगे कि इंजेक्टेड जो ईएमएफ को इंजेक्ट करते हैं रोटर में, इंडक्शन मोटर के केस में, वो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एस टाइम ऑफ एफ एस। आपके स्टेटर में एफ और रोटर साइड में एस इंटू एफ होती है, तो सेम फ्रीक्वेंसी एज द सेल्फ फ्रीक्वेंसी, एफ आर इक्वल्स टू एस एफ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, रेजिस्टेंस गिवन है, फुल स्केल रीडिंग गिवन है। इट इज डिजायर्ड टू यूज दिस मीटर एज अ वोल्ट मीटर फॉर अ रेंज ऑफ 0 to 500 वोल्ट। रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, तो रेजिस्टेंस आप जानते हैं वोल्ट मीटर का केस है, तो सीरीज का केस लग रहा है, आर एस इक्वल्स टू आर एम इंटू बी
अब आई बी एम माइनस 1, आर एम आपको 5 गिवन है, ठीक है, ये रही आपकी वैल्यू 5, वोल्टेज आपको 500 गिवन है। अब आपको मीटर का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तो मीटर का वोल्टेज निकालेंगे, वी एम इक्वल्स टू आई एम इंटू आर एम। आई एम आपको 100 मिली दिया है और आर एम आपको 5 दिया है, 0.5 वोल्ट आपका बी एम आ जाएगा और आपका फिर आर एस भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सिंप्लीफाई करना है, y इक्वल्स टू ए बार बी बार सी बार प्लस ये जो भी आपको बोलियन एक्सप्रेशन दिया है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आपको ये दिया था, ए बार सी बार कॉमन ले लें पहले दो वाले टर्म से, तो बी प्लस बी बार आप जानते हैं 1 होता है, ठीक है। ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार, इसको सी बार कॉमन ले लेते हैं, तो कुछ ऐसा केस बनेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से आप जानते हैं कि ए प्लस बी सी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, मैंने इसको ऐसा लिख लिया। अब ए बार प्लस ए क्या हो गया आपका, और ए बार प्लस बी बार, तो ए किसके बराबर हो गया 1, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वाई इक्वल टू सी बार इंटू ए बार प्लस बी बार। मैंने इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ओके, टेलीग्राम पे और गूगल ड्राइव पे भी। sorry. So in power flow analysis for a voltage control bus, which of the following is the unknown quantity? So इसमें unknown quantity क्या होती है, डेल्टा, ठीक है, आपका फेज एंगल unknown quantity है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन कई बार दिख जाता है आपको, सो फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आपसे फिर से बूलियन एक्सप्रेशन दिया है और पूछा है कि इसमें से जो आंसर निकलेगा वो किस प्रकार का आंसर है, कि कौन सा गेट आपके लिए फिट बैठेगा, ओके। देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में ये जो आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसाइड, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा टर्म बनेगा। उसके बाद जो बी बार ए है प्लस बी बार है, अगर बी बार इसमें से कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बार बचेगा, ठीक है, जो कि हमने इधर रख दिया है, ठीक है। सेकंड स्टेप ए हो गया, थर्ड स्टेप आपका ऐसा आ जाएगा, फोर्थ स्टेप में ये क्या हो जाता है आपका 0, ठीक है, तो ए प्लस बी बार, ठीक है, 1 प्लस सी बार, सो 1, तो ए इधर से और बी बार इधर से, और इन दोनों की कंडीशन 1। तो ए प्लस बी बार आपको क्या शो कर रहा है कि एक नॉट गेट होना चाहिए क्योंकि वार लगा हुआ है, और एक और गेट होना चाहिए क्योंकि प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो एक नॉट गेट एंड 1 और गेट। पावर जनरेशन कॉस्ट रिड्यूसेस, तो बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एज वेल एज द लोड फैक्टर इंक्रीज, ओके। अगर पावर जनरेशन कॉस्ट रिड्यूस करते हैं तो दोनों केस पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इन ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है, कनेक्टेड एक्सो सेकेंडरी रेजिस्टेंस ऑफर्ड, तो आप जानते हैं जब प्राइमरी में रेफर करते हैं तो R1 अपॉन के स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी साइड से अगर रेफर कर रहे हैं तो R1 आपको दिया है, के भी आपको, के मतलब टर्न्स रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक 3 फेज इन्वर्टर है, ऑपरेटिंग कर रहा है 180 डिग्री मोड पे, इट इज फेड फ्रॉम अ 500 वोल्ट डीसी सोर्स एंड इज सप्लाइंग अ प्योरली रेजिस्टिव स्टार कनेक्टेड लोड, आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लाइन एंड फेज वोल्टेज। फॉर्मूला आपके सामने है लाइन वोल्टेज का, ठीक है, 4Vs अपॉन रूट टू एन पाई, दिस इज एन पाई कॉस एन पाई अपॉन 6, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, आपको जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो आपकी यानी कि फंडामेंटल वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो VL1 वैल्यूज को पुट करने के बाद 0.7797 इंटू 500 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है इसने आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल लाइन, तो लाइन वोल्टेज हमने निकाल दिया 390 और फेज 390 अपॉन रूट 3। SCR कैन बी टर्न ऑफ वाई रिड्यूसिंग द एनोड करंट, तो आप जानते हैं होल्डिंग करंट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्किट में बी आउटपुट 0 है, आई 4 एम्पियर है, और पूछा है आपसे करंट पूछा है जब आपका बी आउटपुट 20 वोल्ट हो जाएगा, तो इसमें आप आसानी से सुपर पोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए बी आउटपुट 0 है तो ये सर्किट तो है नहीं, ऐसा कुछ सर्किट हो जाएगा, ठीक है, और करंट क्या है 4 एम्पियर, तो ठीक है, हमारा I1 की वैल्यू क्या होगी 4 एम्पियर होगी अकेले। अब सेकंड केस में लेता हूँ कि क्या है, वी आउटपुट 20 वोल्ट है और करंट 0 है,
ठीक है, आई नॉट 0 हो गया। अब इस केस में 20/4, ठीक है, आपका करंट हो जाएगा, तो 20/4 कितना हो गया, 5 एम्पियर। और फाइनली आई नॉट की वैल्यू क्या होगी आपकी, I1 + I2 विच इज इक्वल्स टू द 9 एम्पियर। अगला है कॉपर लॉस, आपको दिया है 2800 वॉट। हाफ लोड पे कॉपर लॉस क्या होगा, तो आप जानते हैं x² PCU फॉर्मूला होता है, और x² मतलब जो भी लोड दिया हुआ है आपको, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 2800। एंडरसन ब्रिज में अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ known capacitance and resistance। एक 10 वोल्ट का रेफरेंस सोर्स is designed from a 30 वोल्ट सप्लाई यूजिंग अ जेनर डायोड एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब टेस्ट करंट में जेनर डायोड का करंट आपको 20 मिली एम्पीयर दे दिया है। अगर सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट रिड्यूस होता है तो जेनर करंट कितना होगा, आपको गिवन है 10 वोल्ट रेफरेंस सोर्स जेनर के अक्रॉस, 30 वोल्ट सोर्स, 20 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है करंट जेनर डायोड पे, और टेस्ट करंट 20 मिली एम्पियर, और अगर वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट ड्रॉप होता है तो जेनर करंट कितना होगा। तो इस केस में हम देखिए सर्किट आपको दिख रहा होगा, आर एस निकाल लेना है, 30 - 10/20, आर एस की वैल्यू आ जाएगी। अब ड्रॉप कितना हो गया, 20 वोल्ट, और फाइंड क्या करना है, करंट। तो आई इसमें क्या लगा दिए, लूप लगा देंगे, तो 20 माइनस ये आपका क्या आ गया, आई इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। सिंपल। What will be the value of capacitance that must be connected in parallel with 50 picofarad capacitor to make an equivalent capacitance of 150 picofarad? सिंपल है। स्लोप सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मॉडल प्लॉट में 12 dB पर ऑक्टेव होता है, क्योंकि 20 dB पर डिकेड 6 dB पर ऑक्टेव के बराबर होता है। सबसे लीस्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइटिक का होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ इंडक्शन मोटर इज मच लार्जर देन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ सेम रेटिंग। एक इसकी वजह से होता है एयर गैप की वजह से। ठीक है, इंडक्शन मोटर का मैग्नेटाइजेशन करंट ट्रांसफार्मर से ज्यादा होता है एयर गैप की वजह से। टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स एट 2 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, एयर में सिचुएटेड हैं, आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 किलोवोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किलोमीटर पर सेंटीमीटर, मतलब किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब V/L। V आपको गिवन है 50/2 25 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी व्हाट इज दिस। सो नेक्स्ट, ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ ट्रांसफार्मर टू फाइंड कोर लॉसेस और शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस बेस ड्राइव रिक्वायर नहीं होता, तो SCR आपका। ठीक है, नेक्स्ट है अ डोमेस्टिक लोड कंसिस्ट ऑफ 10 लैम्प्स ऑफ 100 वॉट ईच, 3 फैंस 60 वॉट के हैं, 2 हीटर्स 1 किलोवाट के हैं, और ऑल जो जितनी भी लोड्स हैं वो 1 आवर के लिए ऑपरेट हो रहे हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड इज मेजर्ड यूजिंग अ एनर्जी मीटर। ठीक है, हैविंग अ कांस्टेंट 1500 रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर। अब जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो रिकॉर्ड कर रहा है एनर्जी मीटर वो है 4500। परसेंटेज एरर इन द एनर्जी मीटर रीडिंग आपसे पूछी है। परसेंटेज एरर मतलब ये है कि आपका जो रेवोल्यूशंस है वो मीटर 4500 कर रहा है, और लेकिन जो आपका लोड वर्क लोड जितने भी लगे हुए हैं उनकी ट्रू वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो किस हिसाब से आपका रिवॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले लैंप का निकाल लेंगे, तो 10 × 100 1 आवर के लिए ऑपरेट हो रहा है, ये लैंप का निकल गया। फिर फैन का भी निकल गया, 3 फैन 60 वॉट है। फिर आपका हीटर है, तो 2 हीटर है 1000 वॉट के, इन तीनों को ऐड कर लेना है, तो किलोवाट आवर में इतना हो गया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने आपके रेवोल्यूशंस हो रहे हैं किलोवाट आवर में, क्योंकि मीटर उतना ही रोटेट कर रहा है, और इतने टोटल एनर्जी निकली है। ये आ गया आपका ट्रू वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज एरर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, EM - ET/ET होता है। ठीक है, नेक्स्ट
टू इंडक्टिव कॉइल्स हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, करंट दिया है, टाइम दिया है, वोल्टेज निकाल लेना आप आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डाउट है, ओके, सो कभी इसको सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स, आपसे पूछा है एच टी, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है आपको, सपोज मान लीजिए एक्स टी यू टी के बराबर है, तो आउटपुट क्या होगा, ओके। सो बाई ऑफ एस आप जानते हैं एक्स ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है, ठीक है। एक्स ऑफ एस कितना है आपका, यूनिट स्टेप 1/s, एच ऑफ एस क्या है आपका 1/s प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है आपको, a/s प्लस b/s प्लस 1, a की वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी, दोबारा से इसी में पुट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। एक सिंगल फेज सेमी कंडक्टर है, इट्स ऑपरेटेड फ्रॉम इतना 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 30 डिग्री, सिंपल है, cos अल्फा बाई 2 लगाना है, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते होंगे, टी साइन ओमेगा टी का क्या होता है, ठीक है। तो 2 ओमेगा एस अपॉन एक्चुअली टी ओमेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, रैंप फंक्शन दिया है, इट इज रिक्वायर्ड दैट स्टेडी स्टेट एरर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.1, एक कंडीशन दी है, स्टेडी स्टेट एरर की कंडीशन दी है कि लेस देन 0.1 है, ये मैंने लिख लिया है इधर। मिनिमम वैल्यू ऑफ के, तो k1 की वैल्यू है उसको पूछा गया है। स्टेडी स्टेट फॉर्मूला आप जानते होंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, आर टी के मैंने, तो इसको लाप्लास में लिखेंगे तो 1 का 1/s प्लस 5/s स्क्वायर हो गया। अब स्टेडी स्टेट एरर की कंडीशन क्या है, 5/k1 इज लेस देन 0.1, ठीक है, यही आप कंडीशन दिए, तो 5/k1 इज लेस देन 0.1। एक्चुअली करना क्या है आपको कि ये जो वैल्यूज हैं आपको, आर एस की वैल्यू जो है, ठीक है, वो इसमें पुट कर देना है। ये पूरा सॉल्व नहीं है, एक कंडीशन निकल के आएगी अभी आपकी स्टेडी स्टेट एरर की, एक कंडीशन दी है, लेकिन 5/k1 आपको इसमें वैल्यूज पुट करना पड़ेगी स्टेडी स्टेट एरर में, मतलब आर एस की वैल्यू इधर रखना है, फिर एस जो है उसको 0 पुट करना है, तो आपको 5/k1 मिल जाएगा, और इस कंडीशन के हिसाब से आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। यूनिटी पे डैम्पिंग फैक्टर क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, इनपुट जो होता है कंट्रोलर का इज फॉलोइंग ए सिग्नल, एरर सिग्नल इन अ सिंक्रोनस जनरेटर, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर इज कंप्लीटली मैग्नेटाइजिंग के केस में 0 लीडिंग होता है पावर फैक्टर आपके लोड का। एक कंडक्टर सैग जो होता है तो कैटेनरी होता है, कैटेनरी कर्व आपका हो जाता है टावर के बीच में, एक कैटेनरी कर्व ऐसा दिखाई देता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 चार्जेस आपको गिवन है, लोकेटेड है 20 सेंटीमीटर पे, अगर ये चार्जेस सेपरेटेड हैं सेम डिस्टेंस पे इन कैरोसिन में, और रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो रेशियो ऑफ फोर्स पूछा है कैरोसिन में और वैक्यूम में, वैक्यूम का ये था, कैरोसिन में केवल अंतर क्या है, इसकी परमिटिविटी 2 है, तो मतलब फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, F1 तो ये हो गया सिंपल, F2 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 दी है, अब दोनों का रेशियो निकालोगे तो ऑफ कोर्स कितना आएगा आपका 1/2 यानी कि 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोजीशन एरर कांस्टेंट पूछा है, किसको बोलते हैं पोजीशन एरर, केपी को, केपी को बोलते हैं, तो 50/1 प्लस 0.1s 1 प्लस 2s, एस की वैल्यू पुट कर दो 0, तो आंसर क्या रहेगा आपका 50। एक सिग्नल है which tends to affect the controlled variable other than the reference command signal, ठीक है। एक डिस्टर्बेंस सिग्नल एक्सेस सिग्नल है जो कि इफेक्ट करता है आपके कंट्रोल वेरिएबल को, किससे, रेफरेंस कमांड सिग्नल से, उसको बोलते हैं हम डिस्टर्बेंस सिग्नल। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, क्वेश्चन में शायद गड़बड़ है, लेकिन इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा होगा,
8 का स्क्वायर प्लस दिस वन ऐसा करके चेक कर लेना 14 एम्पियर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप इसको हटाएंगे तो 14 एम्पियर आएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होती है वो क्रैम्प्ड है तो किसको फॉलो करता है, वो लॉगरिथमिक लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, ओके, built using a diode is connected to a sinusoidal voltage 120 वोल्ट आरएमएस दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, लोड रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। पावर एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर्ड इज, पावर आप जानते हैं वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर होता है। वी आर एम एस हाफ वेव के केस में वी एम अपॉन टू, वी एम अपॉन टू एरा और पावर एरा, ठीक है। शाम को पीपीसीएल जेई का वीडियो डलेगा तो उसको भी आप देख लेना, बहुत फास्ट वे में है। कुछ क्वेश्चंस जेई से भी आते हैं इसलिए उसको भी पढ़ना है, ठीक है। और पीडीएफ में इसका अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।